नमस्कार। मैं डॉक्टर रेनू जौहर आप सभी का मेरी इस आहार और पोषण विज्ञान की वीडियो क्लास में स्वागत करती हूँ। आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व जो कि खनिज लवण या मिनरल्स की श्रेणी में आता है के बारे में विस्तृत रूप से बताऊंगी। यह पोषक तत्व है लौह लवण या जिसे हम लौह तत्व या आयन भी कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको अपने पूर्व के वीडियो में बताया था, खनिज लवणों को दो वर्गों या श्रेणी में बांटा जाता है। पहला मुख्य खनिज तत्व और दूसरा गौण खनिज तत्व या जिसे हम सूक्ष्म मात्रिक तत्व या ट्रेस मिनरल एलिमेंट्स भी कहते हैं। मुख्य खनिज लवणों या तत्वों के अंतर्गत कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, क्लोरीन आदि आते हैं, जबकि गौण खनिज लवणों या सूक्ष्म मात्रीय खनिज तत्वों में लोहा, मैंगनीज, तांबा, जिंक आदि आते हैं। हालांकि लौह लवण गौण या सूक्ष्म खनिज लवणों की श्रेणी में आता है, परंतु वह शरीर के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक पोषक तत्व है। हमारे शरीर में लोहा अत्यंत ही अल्प मात्रा में विद्यमान रहता है, परंतु इतनी अल्प मात्रा में होते हुए भी इसकी महत्ता बहुत अधिक है। लौह लवण शरीर की प्रत्येक जीवित कोशिका में उपस्थित होता है। शरीर में लौह तत्व की मात्रा सिर्फ 4 से 5 ग्राम होती है। यह मात्रा अन्य मुख्य खनिज लवणों की तुलना में काफ़ी कम है, जैसे कैल्शियम की मात्रा जो लगभग 1200 ग्राम होती है। आज की इस वीडियो क्लास में मैं आपको लौह लवण से संबंधित 3 टॉपिक्स पर चर्चा करूंगी। पहला, लौह लवण का शरीर में वितरण, दूसरा लौह लवण के कार्य और तीसरा इसके प्राप्ति के भोज्य स्रोत। सबसे पहले मैं लौह लवण के शारीरिक वितरण के बारे में आपको बताऊंगी। हालांकि शरीर में सिर्फ 4 से 5 ग्राम लौह तत्व उपस्थित होता है, परंतु कुल उपस्थित लौह तत्व का 70% भाग हीमोग्लोबिन के रूप में रक्त में उपस्थित होता है, 25% यकृत, अस्थि मज्जा व किडनी में तथा 4% मांसपेशियों में मायोग्लोबिन में के रूप में तथा शेष भाग रक्त प्लाज्मा और ऑक्सीकारक एंजाइम्स में उपस्थित होता है। लोहा शरीर में प्रोटीन के साथ मिलकर रहता है। यह स्वतंत्र अकार्बनिक लवण के रूप में शरीर में अत्यंत अल्प मात्रा में विद्यमान रहता है, यानी शरीर का अधिकांश लोहा प्रोटीन के साथ मिलकर यौगिक बनाकर रहता है। अब मैं आपको लौह लवण के कार्यों के बारे में बताऊंगी। लौह लवण का सबसे पहला और प्रमुख कार्य है हीमोग्लोबिन का निर्माण। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, हर लाल रक्त कोशिका में लौह लवण हीम के रूप में उपस्थित होता है और उसके साथ ग्लोबिन प्रोटीन उपस्थित होती है। तो हीम, लोहा और ग्लोबिन प्रोटीन मिलके हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं और यह लाल रक्त कोशिकाओं, जिनको हम रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं, में उपस्थित होता है। अतः लोहा हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए अत्यंत ही आवश्यक खनिज लवण है।
हीमोग्लोबिन में हीम लोहा और ग्लोबिन प्रोटीन होता है। हीम या लोहे के अभाव में हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होता। फलस्वरूप व्यक्ति रक्त अल्पता या एनीमिया का शिकार हो जाता है। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति के शरीर में हीमोग्लोबिन 14 से 16 ग्राम प्रति 100 ml होना आवश्यक है। शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करना है। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करने की अद्भुत क्षमता होती है। फलस्वरूप हीमोग्लोबिन शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करता है। हीमोग्लोबिन फेफड़ों के ऑक्सीजन से मिलकर तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है और यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन धमनियों के माध्यम से परिसंचरित होकर शरीर के प्रत्येक कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाता है। कोशिकाओं में पहुंचकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को मुक्त कर देता है और स्वयं भी स्वतंत्र हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ संधि कर लेता है। इस प्रकार कोशिकाएं ऑक्सीजन को ग्रहण करती है। अब जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, हीमोग्लोबिन फेफड़ों से ऑक्सीजन लेता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर रक्त के द्वारा हर कोशिका में पहुंचता है। कोशिकाओं में पहुंचकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को मुक्त कर देती है और स्वयं भी स्वतंत्र हो जाती है। कोशिकाएं ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेती हैं और यहाँ ऑक्सीजन भोजन के चयापचय में भाग लेता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनता है। ऊर्जा शरीर के विभिन्न क्रियाकलापों को संपन्न करने के काम में ली जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड स्वतंत्र हीमोग्लोबिन से संपर्क करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। यह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन शिराओं के माध्यम से परिसंचरित होकर फेफड़ों में पहुंचता है और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को विमुक्त कर देता है। अब यह हीमोग्लोबिन पुनः फेफड़ों में उपस्थित ऑक्सीजन से संयोग करता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। इस प्रकार ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान का निरंतर चक्र चलता रहता है और यह प्रक्रिया निर्बाध गति से चलती है। लौह लवण का दूसरा कार्य है मांसपेशियों के संकुचन में सहायक। मांसपेशियों में लोहा मायोग्लोबिन के रूप में उपस्थित रहता है। इसमें मायो जो है वो हीम की तरह ही लोहा होता है और ग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन है। मायोग्लोबिन में ऑक्सीजन को एकत्रित करने की क्षमता होती है। इस ऑक्सीजन का उपयोग मांसपेशियों के संकुचन और उनकी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। लौह लवण का तीसरा कार्य है
प्रतिरक्षी कोशिकाओं के निर्माण में। लोहा प्रतिरक्षी कोशिकाओं के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। प्रतिरक्षी कोशिकाएं शरीर में सुरक्षात्मक कवच की तरह कार्य करती हैं तथा शरीर को विभिन्न रोगों से सुरक्षा प्रदान करती हैं। अतः लोहा एक सुरक्षात्मक कार्य भी करता है और शरीर को संक्रमण से बचने में सहायता प्रदान करता है। लौह लवण का अगला कार्य है एंजाइम्स के निर्माण में। श्वसन क्रिया में भाग लेने वाला एंजाइम साइटोक्रोम्स का निर्माण लोहे से ही होता है। प्रोटीन एवं कार्बोज के ऑक्सीकरण क्रिया में भाग लेने वाले कैटेलेज और पेरोक्सीडेसेस एंजाइम्स का निर्माण भी लोहे के द्वारा होता है। इसके अतिरिक्त शरीर के लिए उपयोगी अन्य कई एंजाइम्स के निर्माण में लौह लवण सहायक होता है। लौह तत्व कई एंजाइम्स में सहकारक या कोएंजाइम्स के रूप में भी कार्य करता है, जैसे स्टेरॉयड हार्मोन, पित्त रस, कोलेजन के निर्माण में संलग्न एंजाइम्स आदि। अतः लौह तत्व कुछ विशेष एंजाइम्स तथा पदार्थों का महत्वपूर्ण अवयव है जो चयापचय में सहायता करते हैं। लौह तत्व का अगला कार्य है तंत्रिका संचारक के निर्माण में सहायक। लौह तत्व शरीर में कुछ तंत्रिका संचारक जैसे डोपामीन एवं सेरोटोनिन के निर्माण में भी सहायक होता है। लौह लवण के कार्यों की श्रृंखला में अगला कार्य है कोशिकाओं में ऑक्सीकरण को बढ़ाना। लौह तत्व ऑक्सीजन के वाहन में सहायता कर कोशिका के अंदर कार्बोज, वसा तथा प्रोटीन के पूर्ण ऑक्सीकरण में सहायता करता है। इसके फलस्वरूप इन पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त होती है। इस प्रकार लौह तत्व न सिर्फ ऑक्सीजन के वाहन में सहायता करता है बल्कि ऊर्जा को निर्मुक्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त कुछ बौद्धिक कार्यों जैसे तात्कालिक स्मृति, जिसे हम इमीडिएट मेमोरी कहते हैं, सीखने की क्षमता, ध्यान केंद्रित रखने की क्षमता आदि में लौह तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लौह तत्व कितना महत्वपूर्ण है और इसके शरीर में कितने आवश्यक कार्य हैं ये तो आपको पता चल ही गया है। अब लौह तत्व हमें भोजन से प्राप्त करना आवश्यक है ताकि जितने भी लौह तत्व के कार्य हैं वह सामान्य रूप से निर्बाध चलते रहें। लौह तत्व प्राप्ति के स्रोतों की बात करें तो कई भोज्य पदार्थों में लौह तत्व उपस्थित होता है, परंतु कुछ ऐसे भी भोज्य पदार्थ हैं जिनमें लौह तत्व नहीं होता। लौह तत्व के सबसे उत्कृष्ट स्रोत हैं प्राणिज भोज्य पदार्थ जैसे यकृत, जिसको हम लिवर कहते हैं, कुछ अन्य अंगों का मांस जैसे गुर्दे, तिल्ली जिसको स्प्लीन कहा जाता है, मांस, मछली एवं अंडे की जर्दी या पीला भाग। ये सभी लौह प्राप्ति के उत्कृष्ट साधन हैं। प्राणिज स्रोतों से प्राप्त लौह तत्व का अवशोषण भी सुगमतापूर्वक शरीर के द्वारा हो जाता है। इसके अतिरिक्त हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक,
मेथी, चौलाई के पत्ते, सरसों का साग, पुदीना, बथुआ, सहजन की पत्तियाँ, अरबी के पत्ते आदि भी लौह तत्व के अच्छे स्रोत हैं। अनाज में संपूर्ण गेहूं का आटा, चिवड़ा, बाजरी, रागी, ज्वार आदि में भी लौह तत्व पाया जाता है। साबुत दालें जैसे मूंग, साबुत मसूर, साबुत मोठ, राजमा आदि भी लौह तत्व के अच्छे स्रोत हैं। सोयाबीन में भी लौह तत्व पाया जाता है। काले तिल में भी लौह तत्व पर्याप्त मात्रा में होता है। गुड़ एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें लौह तत्व पर्याप्त मात्रा में उपस्थित रहता है। इसके अतिरिक्त मेवे जैसे काजू, बादाम, अखरोट आदि में भी लौह तत्व उपस्थित होता है। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, प्राणिज भोज्य पदार्थ, मछलियाँ, कई प्रकार की हरी पत्तेदार सब्जियाँ, साबुत दालें, कुछ फल और सब्जियाँ तथा सूखे मेवे और तिल आदि भी इसके अच्छे स्रोत हैं। दूध, दही, छाछ व लस्सी में लौह तत्व उपस्थित नहीं होता, अतः यह लौह तत्व के निकृष्ट साधन है। इसके अतिरिक्त प्राणिज और वानस्पतिक तेल जैसे सोयाबीन का तेल, मूंगफली का तेल, सूरजमुखी का तेल, घी, इसके अतिरिक्त चीनी, मैदा, मिश्री आदि भोज्य पदार्थों में लोहा उपस्थित नहीं होता। जो व्यक्ति प्राणिज भोज्य पदार्थों का सेवन करते हैं उन्हें अपने आहार में लौह लवण के ऐसे उच्च स्रोतों को सम्मिलित करना चाहिए तथा जो वेजिटेरियंस हैं या वानस्पतिक भोज्य पदार्थों का सेवन करते हैं उन्हें लौह तत्व प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की हरी पत्तेदार सब्जियां, साबुत दालें और सूखे मेवे तथा बीज जैसे तिल का बीज है, खरबूजे का बीज है या तरबूज के बीज हैं और कद्दू के बीज आदि का सेवन करना चाहिए। तो बच्चों, आज के वीडियो में मैंने आपको लौह लवण का शरीर में वितरण यानी कहाँ कहाँ लौह तत्व शरीर में पाया जाता है, इसके कार्य और प्राप्ति के भोज्य स्रोतों के बारे में बताया। धन्यवाद।